परी लोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां रहती थी। उन सभी परी में से एक परी थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला परी देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे घने बाल, भूरी आंखें, गुलाबी होठ थे। सिंड्रेला परी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी थी। सिंड्रेला परी अक्सर पृथ्वी लोक पर जाया करती थी और गरीब असहाय लोगों की मदद किया करती थी। रानी परी, मैं आपके पास एक मकसद से आई हूँ। मैंने सोचा है कि पृथ्वी लोक पर एक नेल पॉलिश का पेड़ लगाया जाए। सिंड्रेला परी, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। धरती पर गरीब और अनाथ बच्चे भी जादुई पेड़ के नेल पॉलिश मदद से अपनी छोटी छोटी विश पूरी कर पाएंगे। तुम्हारी सोच की मैं तारीफ करती हूँ। अगर इसी तरह तुम धरती पर लोगों की सहायता करती रही ना, तो एक ना एक दिन जरूर आएगा जब धरती से सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और सभी लोग एकजुट होकर रहने लगेंगे। रानी परी की सहमति लेकर सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। सिंड्रेला परी अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक पर सबसे गरीब गांव ढूंढती है, जहां पर लोगों को सिर्फ 2 ही वक्त का खाना नसीब होता था। सिंड्रेला परी उस गांव के नदी के किनारे एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ लगा देती है और उस गांव में जिस भी बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत होती, तो वो जादुई पेड़ उस बच्चे को अपनी जादुई शक्तियों की मदद से वो चीज दे देती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उसी गांव में एक कुसुम नाम की सेठानी रहती थी। कुसुम की एक बिगड़ैल बेटी थी जिसका नाम था रेनू। एक बहुत ही चालाक लड़की थी रेनू। रेनू के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उसको बचपन से ही चोरी करने की बुरी लत थी। रेनू अपने गांव में छोटी मोटी चोरी किया करती थी। गांव वाले सेठानी के डर से उसको कुछ नहीं कहते थे। रेनू की आदत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसी गांव में एक कविता नाम की लड़की अपनी माँ सुमन और अपने पिता प्रमोद के साथ रहती थी। कविता का परिवार बहुत गरीब था। वो सूखा सूखा खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। कविता के पिता गांव में ही मजदूरी किया करते थे। कविता की माँ सुमन अपने पति प्रमोद के साथ मजदूरी करने जाया करती थी। कविता 12 वर्ष की लड़की थी जो अपनी माँ के काम पर चले जाने के बाद घर के काम संभालती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई भी करती थी। कविता का जन्मदिन करीब आ रहा था। कविता अपनी माँ से कहती है, माँ, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैंने बचपन से आज तक एक बार भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया है। क्या इस बार आप मेरा जन्मदिन मनाएंगे? बेटी, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर के हालात। हम 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते बेटी। तुम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हो। हमें तुम्हारी शादी का खर्चा भी तो उठाना है। मैं और तुम्हारे पिताजी एक वक्त का खाना खाकर तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रहे हैं। बर्थडे वगैरह मनाना तो रईसों का काम होता है। गरीब लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। सुमन अपनी बेटी को किसी भी तरह से समझाने लगती है। कविता अपनी माँ की बातों को मान लेती है और वहाँ से अपने कमरे की ओर चली जाती है। कविता अपने कमरे में बैठकर अपने बर्थडे के बारे में सोच रही होती है। काश हम भी अमीर होते तो आज मेरा भी जन्मदिन मनाया जा रहा होता। मेरा तो नसीब ही खराब है जो हर साल की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन फीका का फीका ही रह जाएगा। कविता ये सब सोचकर बहुत दुखी हो जाती है और मन की शांति के लिए वो अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाती है। कविता चलते चलते जंगल पहुंच जाती है और नदी किनारे बैठकर अपना दुख कम कर रही होती है। कविता को जंगल की सुंदरता देखकर बेहद अच्छा लगता है। कविता सारी बातें भूल जाती है और जंगल में जानवरों के साथ खेलने लगती है। कविता एक खरगोश को अपने जन्मदिन के बारे में बताती है। तुम्हें पता है खरगोश, आने वाले इस हफ्ते मेरा जन्मदिन है, परंतु हर साल की तरह इस साल भी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा।
मुझे इस बात का बहुत दुख है। काश कोई होता जो मेरी मदद करता। कविता की ये सभी बातें वो जादुई पेड़ सुन रहा होता है। जादुई पेड़ कविता की सहायता करने की सोचता है। सुनो कविता, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ और तुम्हारे इस दुख को दूर भी कर सकता हूँ। कविता, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे रानी परी के द्वारा पृथ्वी लोक पर तुम जैसे बच्चों की सहायता करने के लिए लगाया गया है। कविता, तुम मेरे पेड़ से अपने जन्मदिन वाले दिन एक नेल पॉलिश ले सकती हो और उस नेल पॉलिश से अपने जन्मदिन के लिए एक केक मांगकर अपना जन्मदिन मना सकती हो। कविता पेड़ की बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। कविता घर जाकर अपनी माँ को उस जादुई पेड़ के बारे में बताती है, लेकिन उसकी माँ को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो हंसी में ही अपनी बेटी की बातों को टाल देती है। और अब धीरे धीरे कविता का बर्थडे का दिन भी आ जाता है। कविता सुबह उठकर अपने माता पिता से आशीर्वाद लेती है और खुशी खुशी जंगल की ओर जाने लगती है। कविता जंगल पहुंचकर उस जादुई पेड़ से अपने लिए एक नेल पॉलिश मांगती है। जादुई पेड़, आज मेरा जन्मदिन है और आपके कहे अनुसार मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। हाँ कविता, मुझे सब याद है। जन्मदिन की तुम्हें ढेर सारी बधाई। ये लो मेरे पेड़ की नेल पॉलिश, तुम इसे ले जाकर अपना जन्मदिन मना सकती हो। कविता खुशी खुशी वो नेल पॉलिश ले लेती है। कविता उस नेल पॉलिश से जल्दी से एक केक मांग लेती है। वो केक देखकर कविता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो खुशी खुशी वो केक अपने साथ ले जाती है। कविता को केक ले जाता देख रेनू देख लेती है। रेनू सोचती है, कविता तो बहुत गरीब है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये इतना महंगा केक खरीद कर अपना बर्थडे मनाने जा रही है। मुझे पता करना चाहिए। तभी रेनू कविता को रास्ते में रोक लेती है। कविता, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। रेनू, ये मेरे जन्मदिन के लिए केक है जो मैं अपने घर लेकर जा रही हूँ। तुम भी मेरे जन्मदिन की पार्टी में आ सकती हो। हाँ क्यों नहीं कविता, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी, परंतु तुम्हारे माता पिता तो बहुत गरीब है। तुम इतना महंगा केक कहाँ से खरीद के लाई हो? रेनू, हमारे गांव में नदी के किनारे एक जादुई नेल पॉलिश पेड़ है जो रानी परी ने गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लगाया है। उसी ने मुझे मेरा जन्मदिन मनाने के लिए ये केक दिया है। कविता रेनू को जादुई पेड़ के बारे में सारी बातें बताती है। ऐसी बातों को सुनकर रेनू के मन में लालच आ जाता है और वो उस पेड़ को काटकर उसके सभी केक बेचने की सोचती है। वाह, पेड़ का जादुई केक, मैं तो ये सब पहली बार सुन रही हूँ। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगी? हाँ क्यों नहीं रेनू, परंतु तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और वो फिर तो केवल गरीबों की सहायता करता है। अरे कविता, मैं तो पेड़ बस देखना चाहती हूँ। रेनू कविता को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ जादुई पेड़ के पास ले जाती है। जादुई पेड़ पर ढेर सारे केक लगे हुए थे। ये देखकर रेनू का मन लालच से भर जाता है और अब रेनू रात होने का इंतजार करती है ताकि वो रात को चुपचाप वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ काट ले और सभी नेल पॉलिश शहर में ऊंचे दामों में बेच दे। दोनों सहेलियां वहाँ से वापस आ जाती है। कविता अपना केक लेकर अपने घर चली जाती है। शाम होते ही कविता अपना जन्मदिन मनाती है। कविता की बर्थडे पार्टी में उसकी सहेलियां, पड़ोस के कुछ बच्चे भी आते हैं। कविता अपना बर्थडे पार्टी बहुत एंजॉय करती है। पार्टी खत्म होने के बाद कविता बहुत खुश थी और वो मन ही मन उस जादुई पेड़ को धन्यवाद देती है। रात के समय रेनू जंगल में जाती है और जादुई नेल पॉलिश पेड़ को काट देती है। रेनू पेड़ को शहर ले जा रही होती है, तभी कविता की नजर रेनू पर पड़ती है। कविता सोचती है, रेनू इतनी रात को जंगल की ओर से क्यों आ रही है? तभी वो देखती है कि रेनू तो जादुई केक का पेड़ काट कर ले जा रही है। रेनू, तुमने ये क्या किया? तुमने गरीब लोगों की सहायता करने वाले जादुई पेड़ को ही काट डाला। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चुपचाप से तुम इस पेड़ को यहीं छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कविता, तुम तो एक बेवकूफ लड़की हो। उस जादुई पेड़ के नेल पॉलिश को ले जाकर चुपचाप से यहाँ गई।
मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया है। इस पेड़ के सभी नेल पॉलिश शहर में भेज दिए जाए, जिससे मैं बहुत सारे रुपए कमा सकती हूँ और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। कविता शोर मचाकर पूरे गांव बुला लेती है। कविता की आवाज सुन गांव में भी लग जाती है ये बात की भनक। कविता गांव वालों को रेनू की सभी हरकतें बता देती है। सभी गांव वाले रेनू को बहुत डांटते हैं। रेनू को अपने किए पर पछतावा होने लगता है कि तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है। कविता, तुम्हारी बहादुरी को देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज तुमने हिम्मत करके बहुत अच्छा किया। लेकिन परी जी, मैं जरा लेट हो गई। रेनू ने इस पेड़ को काट डाला और अब ये पेड़ गरीबों की सहायता नहीं कर पाएगा। तुम चिंता मत करो, ये पेड़ रानी ने जंगल में गरीब लोगों की सहायता करने के लिए लगाया था। मैं इस पेड़ को दोबारा से लगा देती हूँ और इस जगह पर हमेशा तुम लोगों की सहायता करेगा। परी वो जादुई पेड़ दोबारा से उस गांव में लगा देती है और वहाँ से परी लोग वापस चली जाती है। वो पेड़ गांव में गरीबों की हर तरह से सहायता करने लगता है और अब सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं।